नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी दलों का मंथन बदस्तूर जारी है। ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी शामिल हुए। महबूबा मुफ्ती और सीपीआईएम पार्टी के नेता भी बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी दलों का मंथन जारी है, जिसमें जयंत चौधरी, अखिलेश यादव दोनों ही शामिल हुए हैं इस बैठक में। ममता बनर्जी ने यह बैठक बुलाई थी। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि आपको बता दें, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी इस बार राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगी मैदान में, क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी किनारा करते नजर आ रहे हैं। स्पर्श हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं दिल्ली से। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है स्पर्श, लेकिन अखिलेश और जयंत चौधरी की जो भूमिका है वो कितनी स्पष्ट है और कितनी संदेहास्पद? देखिए, फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में बैठक होती हुई नजर आ रही है। 17 नेता जो है इस बैठक में पहुंचते हुए नजर आए हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी भी यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों की तरफ से कौन राष्ट्रपति जो पद का उम्मीदवार हो सकता है, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से चर्चा होती हुई नजर आएगी। और किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ एकजुट होती हुई नजर आए, इसको लेकर ये पूरी कवायद देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर टीआरएस की बात करें, उनकी तरफ से इस बैठक में जो है शामिल नहीं हुआ गया है। 22 विपक्षी दलों को जो है इस बैठक में बुलाया गया था, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अपनी तरफ से क्या कोई नाम इस बैठक में लेकर आए हैं, ये जो है देखने वाली काफी महत्वपूर्ण जो है बात रहेगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे थे स्पर्श, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से खेमेबंदी का काम शुरू हो चुका है राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर। बैठक में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मौजूद थे। दोनों पर ही सभी की नजर थी कि क्या कोई अपना कैंडिडेट ये चुनावी रण में उतार सकते हैं क्या, या अगर कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे तो किस दल को समर्थन करने वाले हैं, क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष का भी समर्थन पार्टियां कर देती हैं अगर कैंडिडेट बेटर होता है तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी राहुल गांधी से जुड़ी हुई दे रहे हैं। राहुल की ईडी में पेशी पर कांग्रेस ने हंगामा काट रखा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से। कल देश भर में राजभवन का घेराव करने का ऐलान है, ये कहना है सुरजेवाला का। परसों जिला मुख्यालयों पर कांग्रेसी धरना देने वाले हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल देश भर में राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस, तो वहीं परसों जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि जिस दिन से राहुल गांधी की पेशी शुरू हुई है, उस दिन ईडी के दफ्तरों पर कांग्रेसियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और कई जगहों पर लाठीचार्ज और तनाव जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हुई थी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से हिरासत में कई कांग्रेसी नेता लिए गए थे। ये हालांकि पुरानी तस्वीरें हैं। टायर जलाए गए, बंद का आह्वान किया गया, राहुल की पेशी हुई है और कांग्रेस का हल्ला बोल बदस्तूर जारी है। सड़कों पर कांग्रेसी नजर आ रहे हैं और या तो फिर वर्दीधारी नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। कांग्रेस को प्रत्यक्ष कह सकते हैं या फिर परोक्ष कह सकते हैं, एक तरीके से समर्थन समाजवादी पार्टी का हासिल है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ईडी को एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी करार देते हुए कहा कि राजनीति में विपक्ष को ऐसी परीक्षा पास करनी पड़ती है। राहुल गांधी के समर्थन में आगे आए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ईडी का मतलब अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी बन गया है। राजनीति में विपक्ष को ये परीक्षा पास करनी होती है। जब सरकार खुद फेल हो जाती है तब वो इस परीक्षा की घोषणा कर देती है। जिसकी तैयारी अच्छी होती है वो ना तो लिखा पढ़ी की परीक्षा से डरते हैं, ना मौखिक से, और कभी डरना भी नहीं चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनूप, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए राहुल की पेशी जब से हुई है तब से राजधानी की जो सड़कें हैं वो अखाड़ा बन चुकी हैं। अखाड़ा खाकी और कांग्रेसियों के बीच में, खाकी और खादी के बीच में नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि घोषणा सुरजेवाला ने साफ तौर पर कर दी है कि अब जो प्रोटेस्ट है वो यही रुकने वाला नहीं है। पहले राजभवन का घेराव होगा,
कल राजभवन के घेराव का ऐलान है और परसों यानी कि डे आफ्टर टुमारो जिला मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। ईडी के दफ्तर से शुरुआत हुई थी, जिला मुख्यालय तक पहुंचेगी। बिल्कुल पूजा, जब से राहुल गांधी को नोटिस दी गई थी तभी से कहीं ना कहीं कांग्रेस को नाराजगी जाहिर हुई थी और कांग्रेस का यह मानना है कि जो केंद्र की सरकार है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को परेशान करना चाहती है। रंजिश की वजह से ये जो नोटिस गई है सरकार की, केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी नोटिस दिया है। जब से पूछताछ चल रही, परसों आज तीसरा दिन राहुल गांधी से पूछताछ का है। लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है सरकार के खिलाफ। कल का जो ऐलान किया गया है, देश में सभी जो राजभवन है, मुख्यालय है, उन पर धरना प्रदर्शन करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति सरकार तरफ से अगर बात करें या फिर पुलिस प्रशासन की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, बात हुई तो अभी तक कोई अनुमति कांग्रेस को नहीं दी गई है कि जो वहां पर जाकर प्रदर्शन करें। हालांकि पुलिस का कहना, अगर कोई कांग्रेसी या इस तरीके का प्रदर्शन होता है तो उस पर निपटा जाएगा, लेकिन कोई प्रशासनिक तौर से अनुमति नहीं है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन क्या कांग्रेसियों को वहां तक पहुंचने देना चाहती है या फिर वहां पर किस तरीके से खदेड़ी की फिलहाल कल आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन परसों और भी विस्तृत रूप से यानी सभी प्रदेशों के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है। या ये लड़ाई जो राहुल गांधी की है ये लंबी चलने वाली है और लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं न कहीं इस बात का बिल्कुल आगे बढ़ाता है कि लगातार जो पूछताछ के बाद जो नागवार गुजरी कांग्रेस को, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है या पूछताछ हो रही है, इस लगातार उसके बाद अब बात सवाल उठता है पूजा कि यहाँ पर अगर कांग्रेस साफ सुथरी है, राहुल गांधी निर्दोष हैं, राहुल गांधी पर कोई भी इस तरीके से ईडी बात कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कांग्रेस को नागवार क्यों गुजर रही, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं जब राहुल गांधी पाक साफ हैं? ये तमाम जो सवाल उठते हैं। लेकिन अभी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देना है, माहौल सही रखना है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ईडी के घेरे में राहुल गांधी और कल राजभवन कांग्रेसियों के घेरे में नजर आएगा। हालांकि घेरने की बात कही जा रही है, कितना घेर पाते हैं कितना नहीं घेर पाते ये अलग की बात है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि ये जो नेशनल हेराल्ड मामला है, इससे इंदिरा गांधी के समय से लेकर के ना राजीव गांधी अछूते रहे हैं ना इंदिरा गांधी अछूती रही, उनकी तक गिरफ्तारी नेशनल हेराल्ड मामले में हुई थी। उसके बाद अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी, राजीव गांधी तक होता हुआ ये मामला आगे बढ़ा। राहुल गांधी से भी पूछताछ चल रही है, इसके बाद कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से भी पूछताछ होगी। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको अयोध्या से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे, इनका ऐलान था कि ये पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और दर्शन किए भी हैं इन्होंने। अयोध्या में आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। अयोध्या हम राजनीति के लिए नहीं आए, ये कहना आदित्य ठाकरे का। अयोध्या में हम भक्त बनकर आए हैं। ईडी की राहुल से पूछताछ पर आदित्य ठाकरे का बयान है, केंद्रीय एजेंसियां प्रचार साहित्य बन गई हैं। राजनीति लेके नहीं आया है, ये कोई राजनीतिक हम तो यहाँ भक्त करके आए हैं, राजनीति लेके नहीं आए हैं, ये कोई राजनीतिक मामला। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीएस लाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी हमारे साथ में जुड़े हुए। लाठी, जिस तरीके से आदित्य ठाकरे बैठे हुए थे, खड़े होते हैं, हाथ में गदा लेते हैं और पीछे नारेबाजी होती है, बगल में संजय राउत नजर आते हैं और बयान कांग्रेस ईडी अयोध्या की धरती से वो देते हैं और कह रहे हैं बहुत ही शालीनता के साथ में, सियासत लेके नहीं आए हैं साहब, यहाँ तो हम भक्त बनकर आए थे, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और चले जाएंगे। जबकि सियासती उद्घोष हुआ है उस धरती से। बिल्कुल, मुझे अगर बात की जाए सियासत से, तो पहले सियासत की बात शुरू यहीं से किए थे, क्योंकि अयोध्या एक ऐसी नगरी है, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो ठाकरे से ही राजनीतिक शुरुआत करती है। आज आने वाले समय में जो चुनाव है उसकी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जरूर देखा जाएगा चुनाव, जो महाराष्ट्र का चुनाव है, जो आदित्य ठाकरे हैं वहां इसकी घोषणा भी कर चुके हैं कि वो कहते कि पहले 2018 का हो चाहे उसके पहले हो, हमने नारा दिया था पहले तो मेरी सरकार बनी, हमारे वजन मंदिर का रास्ता साफ हुआ, हर कोई मंदिर का वाहवाही लेना चाहता है। और आज अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी दिलचस्प बात इन्होंने कहा, राहुल गांधी को जिस तरह से ईडी की बात की जा रही है, ईडी को
एक घेरा जा रहा है, कांग्रेस घेर रही है, जिस तरह से सरकार को घेर रही है। चाहे वो अखिलेश यादव कल आए थे अयोध्या में, उन्होंने भी ईडी के ऊपर तमाम तंज किया था, जैसे बच्चे विद्यार्थी परीक्षा पास करते हैं वैसे इसी तरीके से नेताओं को ईडी और जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनसे पास होकर के आगे राजनीति में निकलना होगा। सवाल आ जाए आदित्य ठाकरे भी तो ईडी के ऊपर जरूर मोदी सरकार के ऊपर निशाना जरूर हुआ है। उन्होंने राजनीति हालांकि ये जरूर बचते आए कि मैं राजनीति में बहुत शुक्रिया बीएस लाठी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर ईडी को एक तरीके का साहित्य कहा कि एक साहित्यिक संस्था बन गई है, जो पटकथा लिखती है राजनेताओं का, उसके सामने पेशी करनी पड़ती है, उससे उत्तीर्ण होना पड़ता है। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आजमगढ़ में प्रचार करेंगे। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। जनसभा होगी 23 जून को आजमगढ़ में। लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करते जयंत चौधरी नजर आएंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकदल की तरफ से, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से एक सूचना जारी हुई है, जिसमें आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आजमगढ़ पहुंचेंगे, प्रचार करते नजर आएंगे, जनसभा करेंगे धर्मेंद्र यादव के पक्ष में। धर्मेंद्र यादव जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, हालांकि आजमगढ़ सीट से कोई रिलेटिव अखिलेश यादव का हो तभी वो सीट निकल सकती है, इस बात की कयास पुरजोर थे और ये कयास लगाए भी जा रहे थे। तो पेंच इस बात पर फंसा कि आखिरकार टिकट किसको दे दिया जाए, डिंपल यादव को दिया जाए या फिर धर्मेंद्र यादव को। नाम दो ही बार बार सामने आ रहे थे। धर्मेंद्र यादव के नाम पर मुहर लगी। धर्मेंद्र यादव जो कि उनके चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के, उनके पक्ष में अब आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, जिनके एमएलसी बनने पर मुहर लगाई खुद अखिलेश यादव ने, माफ कीजिएगा, राज्यसभा सदस्य बनने में मुहर लगाई थी। अब उनके प्रत्याशी को जिताने में पसीना बहाते जयंत चौधरी नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा के 4 साल बाद यूपी सरकार पुलिस और अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता इन तमाम युवाओं को देगी। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। इसी संदर्भ में सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को यूपी सरकार प्रदेश पुलिस और संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता देगी। युवाओं के उन्नयन और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित और पूर्णतया प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई में परिवहन निगम, गैरसैंण और सफाई कर्मचारियों से जुड़े तमाम मुद्दे सदन में चर्चा का विषय बने रहे। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सदन के अंदर मंगलवार को 65,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया और अलग अलग विभागों और योजनाओं के लिए राशि भी आवंटित की थी। योजनाओं और विभागों के आवंटन से पहले आपको ये बता दें कि पिछले साल राज्य का कुल बजट 57,400 करोड़ का था और इस साल 65,571 करोड़ 49 लाख रुपए रहा है, यानी कि करीबन 8,000 करोड़ 12%, या इसको कह सकते हैं कि 12% की बढ़ोतरी पूरे बजट में देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात यह है कि इस बजट में करीबन 23,000 करोड़ यानी कि करीबन 35% हिस्सा केवल कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन पर खर्च किया जाएगा। अजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे देहरादून से हमारे साथ में अजीत जुड़े हैं। अजीत, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए कल बजट पेश हुआ और आज बजट पर चर्चा भी हो रही है। हालांकि विपक्षियों का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ ये मुद्दा नहीं है, 4 धाम का भी एक मसला है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा की मांग तमाम मुद्दों पर की गई है। लेकिन बजट पर हम आते हैं। बजट में सरकार की का जो बजट का आकार है उसमें जरूर 12% की वृद्धि हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस बजट का ज्यादातर हिस्सा लोगों को वेतन और भत्ता देने में निकल जाएगा।
बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो आम बजट प्रस्तुत हो चुका है, जिसकी राशि भी काफ़ी भारी भरकम रखी गई है। लेकिन साफ है कि उत्तराखंड में पर्यटन योजनाओं की बात हो या फिर अन्य किसी योजना क्षेत्र की बात हो, तो उसका कैसे आप विकास करेंगे, क्योंकि बजट को अगर सीधे तौर पर देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा धनराशि है वो वेतन भत्तों को लेकर शामिल की गई है। तो साफ है कि आप पर्यटन प्रदेश जरूर बोलते हैं, उत्तराखंड को तमाम योजनाएं भी गिनाने का काम करते हैं, लेकिन उनका समुचित विकास कैसे होगा जब बजट भाषण या बजट का जो प्रारूप सामने आया है उसमें इन चीज़ों का जिक्र होगा जरूर, लेकिन बेहद ही सीमित संख्या में, और जो भी ज्यादातर धनराशि है वो वेतन भत्तों में जाएगी। विपक्ष का यही आरोप है कि आप केंद्र की योजनाओं से आश्रित होकर आप उत्तराखंड प्रदेश में तमाम चीजें चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। केंद्रीय योजनाओं का जो भी पैसा आता है वो वेतन भत्तों में चला जाता है। आपका अपना राजस्व क्या है, क्या आपके सोर्स ऑफ इनकम है? तो इन तमाम विषयों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। और अब से कुछ ही देर पहले बजट भाषण पर चर्चा शुरू हुई है और उसके दौरान भी संसदीय कार्य मंत्री, जो वित्त मंत्री भी हैं, प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने अपना जब कल सीधे तौर पर बजट भाषण जब पढ़ा था तो उन्होंने कई योजनाएं गिनाने का काम किया था। और आज जब उस पर चर्चा शुरू हुई है तो सीधे तौर पर विपक्ष का यही आरोप है कि पहले आप ये चीजें स्पष्ट कीजिए कि आप वेतन भत्तों से इधर और क्या चीजें लेकर आ रहे हैं, योजनाओं पर कैसे काम करें। जमीनी रूप देना होता है, योजनाओं को धरातल पर काम करना होता है। दूरस्थ इलाके हैं उत्तराखंड के, उन दूरस्थ इलाकों और जब हम पहाड़ की बात कर रहे हैं अजीत, जब हम पहाड़ की बात कर रहे हैं तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर भी काम करने की जरूरत होती है, जिसकी तरफ नजर जाती हुई इस बजट में नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीधे सदन का रुख करते हैं, देखिए क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मिलेगा जो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए लोग, डिप्लोमा होल्डर हैं, जो डिग्री लिए हुए हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, नौजवान, यहाँ का नौजवान बहुत आगे है। देश और दुनिया में उन्होंने अपने स्थापित करने का काम किया है। लेकिन आज नौजवान भटक रहा है सरकार की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से। आज आप फैसला लें, यहां पर सदन में घोषणा होनी चाहिए कि जो बार बार हमारे एजेंडा, आपका एजेंडा, हम बार बार कहते हैं कि उत्तराखंड के उद्योगों में स्थायी न अस्थायी, उत्तराखंड के जो हमारे उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उसमें 70% स्थानीय लोगों को या उत्तराखंड के लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने का। तो रोजगार का मुद्दा यशपाल आर्या जो है उठाते हुए नजर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है यशपाल आर्या। हालांकि पिछली बार जब सदन की कार्रवाई हो रही थी तो यशपाल आर्या की कुर्सी बदली हुई नजर आ रही थी, क्योंकि वो उस समय पे सत्ता पक्ष में थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज कांग्रेस के विधायकों ने सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीबीआई जांच की मांग सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के खिलाफ की है। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का साफ तौर पर कहना कि सेवा अधीनस्थ चयन आयोग की तरफ से जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उनमें पूरी तरीके से धांधली देखने को मिल रही है, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना कि सेवा अधीनस्थ चयन आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रहा है, अपने काम को संपादित कर रहा है। विशेषज्ञ बेरोजगार संगठन अगर इतने सबूत इकट्ठे कर सकते हैं बेरोजगार युवा इस संस्था के खिलाफ, तो आप समझिए अगर सीबीआई जांच होगी तो ये पूरा ही घोटाला खुल जाएगा और कई सफेदपोश इसमें होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि इसमें जांच कराए। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से हुई है और मैंने भी अपने जवाब में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, उन्होंने कहा साहब कुछ प्रश्नों के जो है उत्तर दूसरे दिखाई दे रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से जो विशेषज्ञ हैं, 3 विशेषज्ञ उस प्रश्न के बारे में अपना निर्णय लेते हैं और उसके आधार पे उसका उत्तर माना जाता है और वो यहाँ हुआ भी है। अब ठीक है, कुछ बातें क्योंकि विपक्ष है, सवाल उठाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।